नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी दिल्ली के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम अमन है, जो कि पेशे से एक रिक्शा ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी अमन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत मजा आने वाला है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और मैं पेशे से एक रिक्शा ड्राइवर हूं। आज जो डरावनी घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वह आज से 2 महीने पहले की ही है। और वह घटना मेरे जीवन में घटी एक ऐसी घटना है जो कि पहले कभी भी मेरे साथ नहीं हुई थी। जब वह घटना मेरे साथ हुई तब मुझे पता चला कि कभी कभार हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जो कि हमारी कल्पना से भी परे होती हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक बात और बताना चाहता हूं कि इंसान को हमेशा हर चीज को शक की नजरों से देखना चाहिए, क्योंकि आपके साथ कब कहां क्या हो जाए इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। और यह बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि मेरा अनुभव कह रहा है, क्योंकि उस घटना के होने के बाद मुझे इस चीज का इतना ज्यादा अनुभव हुआ है कि उसके होने के बाद अब मैं हर चीज को बहुत ज्यादा सोच समझ कर करता हूं। दरअसल आज मुझे रिक्शा चलाते हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। मेरे से पहले मेरे परिवार में मेरे पिताजी रिक्शा चलाया करते थे, लेकिन जब से उनका देहांत हुआ था उसके बाद से ही मैं रिक्शा चलाने लगा था और मेरे परिवार का पेट पालने लगा था। पहले हम लोग पुरानी दिल्ली में रहते थे, लेकिन काम की तलाश में मैं नई दिल्ली की तरफ आ गया और यहाँ पर मेरा काम अच्छा खासा चल गया। इसी वजह से मैं अपने परिवार को भी यहीं पर ले आया और अब मैं यहाँ पर एक किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहता हूँ और मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार भी रहता है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वह मेरे साथ तब हुई थी जब मैं एक बार पुरानी दिल्ली में अपने किसी काम से गया था। लेकिन जाते वक्त मुझे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जहां पर आज मैं जा रहा हूं वहां मेरे साथ एक ऐसी डरावनी घटना होगी जिसके होने के बाद मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और वह बदलाव आपको आगे जाकर कहानी में जानने को मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों से इस चीज का कहानी शुरू होने से पहले ही दावा कर सकता हूं कि आपने इतनी ज्यादा भयानक और डरावनी घटना आज से पहले कहीं नहीं सुनी होगी। मेरे साथ घटी वह घटना इतनी ज्यादा डरावनी थी कि जब आप लोगों को यह कहानी सुनाने के लिए मैं उस घटना को याद कर रहा हूं तो याद करते वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वह सब कुछ अभी अभी मेरे साथ हुआ हो और मेरे जहन में उसका डर अभी भी ठीक उसी तरीके से बैठा हुआ है, क्योंकि वह घटना थी ही इतनी ज्यादा डरावनी कि उसके होने के बाद मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि सच में जो बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं वह सही ही है कि आज भी इस दुनिया में दिन ढलने के बाद रात के अंधेरे के पीछे कई ऐसी भूतियां चीजें होती हैं जो हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन कभी कभार हमारा समय जब खराब होता है तो वह चीजें हमें दिखाई दे जाती हैं, और जब वह चीजें हमें दिखाई देती हैं तो वह इतनी ज्यादा खतरनाक और डरावनी होती हैं कि जब हम लोग उन चीजों से रूबरू होते हैं तो उस वक्त हमारे ऊपर क्या बीतती है, इस चीज का अंदाजा सिर्फ वही इंसान लगा सकता है जिसके साथ सच में वह घटना होती है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा पूरा परिवार पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। इसी वजह से अब हम लोगों को हमारे खाने पीने की भी सारी चीजें नई दिल्ली से ही खरीदनी पड़ती थी। लेकिन एक चीज थी जिसकी कमी हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी, और वह चीज थी पुरानी दिल्ली का मटन। दरअसल हमारे घर में शुरू से ही हफ्ते में कम से कम एक बार तो मटन बनाया ही जाता है, और हमारे घर में इस चीज को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं है। घर के सभी लोग बड़े ही आराम से मटन खाते हैं। लेकिन जैसे ही मेरे घर के सभी लोग यहाँ नए घर में शिफ्ट हुए तो वह शुरू से ही मुझे यह बात बोल रहे थे कि यहाँ के मटन में पुरानी दिल्ली वाले मटन के जैसा स्वाद नहीं है। और वह मुझसे कई बार बोला करते थे कि अगर पुरानी दिल्ली की तरफ जाना हो तो वहां का मटन लेकर आना। अब उस दिन जब मैं किसी काम से पुरानी दिल्ली जा रहा था तो घर से निकलते वक्त मेरी घरवाली मुझसे कहती हैं कि याद से आते वक्त पुरानी दिल्ली का मटन जरूर लेकर आना।
तो मैं उससे कहता हूं कि ठीक है, अगर कोई दुकान मुझे खुली हुई मिल जाएगी तो मैं मटन ले आऊंगा। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि मैंने मेरी घरवाली से ऐसा क्यों कहा कि अगर कोई दुकान खुली हुई मिल जाएगी तो मैं मटन ले आऊंगा। दरअसल मेरे ऐसा कहने के पीछे की वजह यह थी कि उस वक्त हमारे देश में कोई विदेशी आदमी आ रहा था और शायद वह अमेरिका से आ रहा था। इसी वजह से उस वक्त पूरी दिल्ली में काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी। इसी वजह से लगभग जो भी पुरानी दुकान और इस प्रकार की मटन की दुकान थी, उन सभी को उस वक्त बंद करवा दिया था और वहां पर कोई भी मटन काटने का काम नहीं होता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कोई विदेशी राजनेता आया था तो उसको तो सरकार नई दिल्ली में लेकर गई होगी और तुम्हारी घरवाली ने तो तुमको पुरानी दिल्ली से मटन लाने के लिए कहा था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त पूरी दिल्ली में ही काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी थी, चाहे वह पुरानी दिल्ली हो या नई दिल्ली हो। सुरक्षा के लिहाज से हर जगह की अच्छी तरीके से बारीकी से जांच की जा रही थी और सुरक्षा एजेंसी बिल्कुल भी चूक नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से पूरी की पूरी दिल्ली को ही उस वक्त हाई अलर्ट पर रखा गया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि इसी हाई अलर्ट के बीच मेरे साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से मैं भी हाई अलर्ट पर आ जाऊंगा। उस दिन मेरा काम खत्म करने के बाद जब मैं पुरानी दिल्ली से वापस आ रहा था तो वापस आते आते मुझे लगभग शाम हो चुकी थी और उस वक्त तक लगभग रात के 10 बज चुके थे। अभी मैं वहां से निकलने ही वाला था कि तभी मुझे मेरी पत्नी की कही हुई वह बात याद आती है और मैं सोचता हूं कि अरे मुझे तो पुरानी दिल्ली वाला मटन लेकर चलना है। ये चीज याद आते ही अब मैं पुरानी दिल्ली का जो मटन मार्केट था उसकी तरफ जाता हूं। लेकिन जब मैं वहां पर जाता हूं तो मुझे वहां पर एक भी दुकान खुली हुई दिखाई नहीं देती है। सभी की सभी दुकानें बंद थीं। तभी मैं सोचता हूं कि आज तो शायद किस्मत ही खराब है, इतनी दूर आए भी हैं और घर वालों ने जो सामान कहा है वह अब यहां पर मिल भी नहीं रहा है। इसके बाद मैं उस गली में 2-3 बार चक्कर लगाता हूं, लेकिन उस गली में जो दोनों तरफ सभी दुकानें बनी हुई थी वो सभी की सभी दुकानें बंद थीं और वहां पर कोई भी आदमी मटन नहीं बेच रहा था। बाकी के आम दिनों में तो वह गली इतनी ज्यादा भीड़ से भरी रहती है कि वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती है और लोगों के कंधे एक दूसरे से लटिया कर चलते हैं। लेकिन आज वह गली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। आज वो इतनी ज्यादा सुनसान थी कि उस वक्त जब मैं उस गली में चल रहा था तो चलते वक्त मुझे अपने ही कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, वरना बाकी के दिनों तो वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि नॉर्मली बात करते वक्त अपने मुंह से बोली गई बात भी दूसरे आदमी को सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से शोर ही इतना ज्यादा होता है। अभी मैं उस गली से वापस आने ही वाला था कि तभी अचानक चलते चलते ही मेरी नजर ऊपर की तरफ जाती है और मेरी नजर जब ऊपर की तरफ जाती है तो मैं देखता हूं कि वहां पर एक दुकान के ऊपर जो मकान बना हुआ है, उस मकान की बालकनी में एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी हुई है और जैसे ही मेरी नजर उस औरत से मिलती है तो वह अपने हाथ से इशारा करके मुझे अपनी तरफ बुलाती है। जब वो मुझे अपनी तरफ आने का इशारा करती है तो मैं मेरे मन में सोचता हूं कि आखिर यह औरत कौन है और यह मुझे अपनी तरफ क्यों बुला रही है। लेकिन तभी मैं उस औरत के पास जाता हूं और नीचे से ही उसको अपने मुंह से बिना कुछ बोले हाथ से ही इशारा करता हूं कि बोलिए क्या बात है। तो वो मुझे उस दुकान के बगल में जो सीढ़ियां बनी हुई थी उनकी तरफ आने का इशारा करती हैं। उसके बाद मैं उन सीढ़ियों की तरफ जाता हूं। जैसे ही मैं उन सीढ़ियों की तरफ जाता हूं तो वह औरत मुझे वहां पर भी खड़ी हुई दिखाई देती है। अब उसको अचानक से इतनी जल्दी उन सीढ़ियों में खड़ा देखकर मैं एकदम से चौंक जाता हूं और मैं सोचता हूं कि अभी तो यह औरत ऊपर बालकनी में खड़ी हुई थी, अब अचानक से ही इतनी जल्दी इन सीढ़ियों में यहां पर कैसे आ गई। मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी वह अधेड़ उम्र की औरत मुझसे कहती है कि मुझे पता है तुम यहां पर क्या लेने आए हो। जैसे ही वह अपने मुंह से यह बात कहती है तो पहली बार मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा भारी थी। जैसे ही वह औरत मुझसे वह बात कहती है तो मैं उससे पूछता हूं कि आपको कैसे पता मैं यहां पर क्या लेने आया हूं। तो वह मुझसे कहती हैं कि मुझे पागल समझ रखा है क्या, मुझे इतना तो पता ही है कि यह गली किस चीज की है और यहां पर क्या बिकता है, और अगर तुम यहां पर बार बार चक्कर काट रहे हो तो कोई भी इस चीज को देखकर समझ जाएगा कि तुम यहां पर क्या लेने आए हो। तभी मैं उससे कहता हूं कि हां, मैं यहां पर मटन लेने आया था, लेकिन यहां पर तो सारी की सारी दुकानें ही बंद हैं।
मेरे ऐसा कहते ही वह औरत अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाती है और मुझे अपने हाथ से ऊपर आने का इशारा करती है और मुझसे कहती हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है, इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मुझे लगा कि शायद नीचे दुकान बंद करवा दी गई है, इसी वजह से यह औरत ऊपर अपने मकान में मटन बेच रही है। और आगे होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ही मैं उस औरत के पीछे पीछे ऊपर मकान में जाता हूं तो मैं वहां पर देखता हूं कि पूरा का पूरा मकान खून से सना हुआ है और वहां पर पानी की तरह पूरे फर्श पर चारों तरफ सिर्फ खून ही खून है। एक पल के लिए तो मैं उस इतने सारे खून को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था और अचानक से ही एक जगह पर चलते चलते ही रुक गया था। लेकिन जैसे ही मैं उस जगह पर रुका तो वह औरत मुझसे कहती है कि अरे क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रुक गए? तो मैं उससे कहता हूं कि यह इतना ज्यादा खून किस चीज का है? तो वह मुझसे कहती हैं कि नीचे दुकान बंद करवा दी है, इसलिए यहां ऊपर मकान पर ही मटन काटने का काम चल रहा है और यह खून भी इसी वजह से यहां पर फैला हुआ है। इसके बाद वह औरत मुझे उस मकान में बनी हुई एक गली से निकलते हुए से पीछे की तरफ लेकर जाती है और वहां से फिर से सीढ़ियां नीचे की तरफ उतर रही थी और वो भी अब उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। मैं सोचता हूं कि अभी तो आगे की तरफ से चढ़कर मैं इस मकान में ऊपर की तरफ आया हूं और अब वापस से पीछे की तरफ से उतरकर यह औरत मुझे फिर से कहां लेकर जा रही है। तो मैं उससे कहता हूं कि अरे आप मुझे कहां लेकर जा रही हो? तो वह मुझसे कहती हैं कि नीचे जो अंडरग्राउंड मकान बना हुआ है वहीं पर मटन रखा हुआ है और वह एक लकड़ी की बनी हुई कुर्सी थी, लेकिन उस कुर्सी को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं इसके ऊपर ठीक तरीके से बैठ पाऊंगा। लेकिन क्योंकि वहां पर और कुछ बैठने का था भी नहीं तो मैं किसी तरह अपने आप को एडजस्ट करते हुए उस कुर्सी पर बैठ जाता हूं। मुझे उस कुर्सी पर बैठाकर वह औरत अंदर एक अंधेरे से कमरे में चली जाती है, लेकिन जाने से पहले मुझे कहती हैं कि जब तक मैं मटन लेकर बाहर ना आऊं तब तक तुम यहीं पर बैठे रहना। जब उसने मुझसे यह बात कही तो मैं भी उसे हाँ में अपनी गर्दन हिला देता हूं और मुझसे वह बात कहने के बाद वह उस अंधेरे से कमरे में आगे की तरफ चली जाती है। अब मुझे वहां पर बैठे हुए काफी ज्यादा समय हो चुका था और उस वक्त जिस जगह पर मैं बैठा हुआ था वहां पर भी बिल्कुल अंधेरा था। अब तक शायद रात का भी काफी ज्यादा समय हो चुका था और मैं बार बार अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी की तरफ देख रहा था क्योंकि मुझे अपने घर पर जाने में बहुत ज्यादा लेट हो रहा था। अब मुझे वहां पर बैठे हुए बहुत ज्यादा समय हो गया था और मैं मेरे मन ही मन में सोच रहा था कि आखिर यह औरत मुझे यहां पर बैठाकर कहां चली गई है। यह मटन लेकर आएगी भी या नहीं आएगी, और अगर आएगी तो कितना समय लगाकर आएगी। इतनी देर में तो मैं मटन लेकर वापस घर पर चला भी जाता। अब मुझे वहां पर बैठे हुए लगभग 20 से 25 मिनट का समय हो चुका था। जब इतना ज्यादा समय हो गया था तो मैं सोचता हूं कि एक बार उस औरत को आवाज लगाकर देखता हूं, शायद वह मेरी बात सुन ले और जल्दी से मटन लेकर आ जाए। उस वक्त उस बेसमेंट में काफी ज्यादा गर्मी भी थी, इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा पसीना भी आ रहा था और मैं बार बार अपनी रुमाल से अपने ललाट पर आ रहे पसीने को पूछ रहा था। लेकिन उस वक्त वहां पर गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पसीना सिर्फ मेरे ललाट पर ही नहीं बल्कि मेरे पूरे शरीर पर आ रहा था और अब मुझे वहां पर बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगा था। गर्मी इतनी ज्यादा लग रही थी कि मैंने सोच लिया था कि मैं अब 20 मिनट से ज्यादा यहां पर नहीं रुकूंगा। अगर 20 मिनट के अंदर अंदर वह औरत मटन लेकर आ जाती है तो ठीक है, वरना मैं यहां से चला जाऊंगा। अब यही सोचकर मैं उस औरत को आवाज लगाता हूं, लेकिन मेरे आवाज लगाने पर वह मेरी बात का कोई जवाब नहीं देती है। 2-3 बार आवाज लगाने के बाद जब मुझे कोई भी जवाब नहीं मिलता है तो मैं सोचता हूं कि मैं थोड़ी देर और रुकता हूं, शायद वह आ जाए। लेकिन इसी के साथ मैं सोचता हूं कि आखिर वह इतनी दूर कहां गई है जो इतनी जोर से आवाज लगाने के बाद भी उसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि सोचते सोचते ही वह 20 मिनट का समय भी निकल जाता है और अब मुझे वहां पर आए हुए आधे घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका था और उस वक्त तक मैं पूरा का पूरा पसीने से भीग चुका था। अब मैं मेरे मन में सोचता हूं कि बहुत हुआ, आज दुकान बंद है तो क्या हुआ, मैं फिर कभी अपने घर वालों के लिए मटन लेकर चला जाऊंगा। ये औरत तो पता नहीं कितना ज्यादा टाइम लगाएगी मुझे। अब यहां से चलना चाहिए। अभी मैं अपने कदमों को वहां से निकलने के लिए उठा ही रहा होता हूं कि तभी मुझे मेरे कानों में एक आवाज सुनाई देती है
और वह आवाज कुछ टक टक की थी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी हथियार से किसी चीज को काट रहा हो। उस आवाज को सुनते ही एक पल के लिए तो मेरे दिमाग में आता है कि शायद वह औरत अंदर की तरफ मटन काट रही है। उस आवाज को सुनकर मैं सोचता हूं कि शायद वह मेरे लिए ही मटन काट रही है, इसलिए मुझे थोड़ी देर यहां पर और रुकना चाहिए। लेकिन तभी मैं अपने आप से पूछता हूं कि आखिर तू कितनी देर तक यहां पर रुका रहेगा? तुझे एक बार अंदर की तरफ चलकर उस औरत से कहना चाहिए कि जल्दी से वह मटन तैयार कर दे। अब यही सोचकर मैं अपने कदमों को उस अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ाने लगता हूं। उस वक्त जब मैं अपने कदमों को उस अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ा रहा था तो फर्श पर पड़े हुए उस खून में अपने कदमों की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। उस वक्त वह जो बेसमेंट था वह पूरा का पूरा खाली ही पड़ा हुआ था। इसी वजह से मेरे कदमों की वह आवाज वहां पर काफी ज्यादा गूंज रही थी। और चलते वक्त उस खून में जब मैं अपने कदमों को रख रहा था तो छपाक छपाक की आवाज आ रही थी। उस वक्त वह खून उस बेसमेंट के फर्श पर इस तरह से फैला हुआ था जैसे बारिश होने के बाद सड़क पर बारिश का पानी फैला रहता है। अब मैं चलते चलते ही अपने मुंह से एक दो बार उस औरत को आवाज भी लगाता हूं कि और कितना टाइम लगेगा मटन को तैयार करने में, मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रही है, मुझे अपने घर भी जाना है। लेकिन अब भी वह औरत मेरी उस बात का अंदर की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। और अब मैं अपने कदमों को उस कमरे की तरफ बढ़ा हुए उस कमरे के काफी ज्यादा पास में पहुंच चुका था और उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा पसीना भी आ रहा था। इसीलिए मैं बार बार अपने रुमाल से अपने चेहरे पर आ रहे पसीने को भी पोंछ रहा था। जब मैं उस कमरे के पास में पहुंचता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उस कमरे के दरवाजे पर एक फटा हुआ सा पर्दा लगा हुआ है। मैं सोचता हूं कि शायद इसी पर्दे के पीछे वो औरत मटन काट रही है। अब मैं अपने एक हाथ से उस पर्दे को पकड़ता हूं और अचानक अनक से उस पर्दे को वहां से साइड में हटा देता हूं। और जैसे ही मैं उस पर्दे को वहां से हटाता हूं तो मुझे अपनी आंखों के सामने वैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है जैसा मैं सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद इसी कमरे में पर्दे के पीछे वह औरत मटन काट रही होगी, लेकिन वहां पर वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था जैसा कि मैं अपने मन में सोच रहा था। बल्कि जैसे ही मैंने उस कमरे के पर्दे को हटाया तो पर्दे को हटाते ही मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वह कमरा तो पूरा का पूरा खाली ही पड़ा हुआ था, लेकिन उस कमरे में ही अंदर की तरफ एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ था। उस वक्त वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था, इसी वजह से मुझे उस कमरे के अंदर कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वह जो टक टक की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी वह उस छोटे से दरवाजे के अंदर से ही आ रही थी, जिसको सुनकर मैं सोचता हूं कि अब अगर यहां तक आ ही गया हूं तो अंदर जाकर भी देख लेता हूं। फिर मैं अपने कदमों को वापस से उस छोटे से दरवाजे की तरफ भी आता हूं जो उस कमरे के अंदर एक कोने में बना हुआ था। अब जैसे ही मैं उस छोटे से दरवाजे के पास जाता हूं और अंदर का नजारा देखता हूं तो अंदर का नजारा देखते ही मेरे शरीर से जो पसीना आ रहा था वह पसीना अचानक से सूख जाता है और अब दुगनी रफ्तार से फिर से मेरे पसीना आने लगता है। उस वक्त सिर्फ मेरे शरीर का पसीना ही नहीं सूखा था, बल्कि डर के मारे मेरा गला भी पूरी तरीके से सूख गया था और मुझे समझ में आ गया था कि आज मैं कितनी गलत जगह पर आ गया हूं। मैंने यहां पर इतनी देर रुककर कितनी बड़ी गलती कर दी है। यह जगह तो इतनी ज्यादा गलत है कि मुझे यहां से बहुत पहले ही भाग जाना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त मैंने अपनी आंखों के सामने देखा ही कुछ ऐसा था जिसको अगर उस अंधेरे में और उस वैसे माहौल में कोई दूसरा आदमी देख लेता तो शायद उसके वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता या फिर डर के मारे वैसे ही भय फटने की वजह से वह वहीं पर मर जाता। लेकिन उस वक्त पता नहीं मेरे साथ वैसा कुछ भी क्यों नहीं हुआ। उस वक्त डर तो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था। उस सामने के नज़ारे को देखकर मैं डर तो इतना ज्यादा गया था कि उस वक्त जैसे कोई दमा का मरीज होता है उसी तरीके से मेरी सांसें चलने लगी थी और अब मैं जोर जोर से सांस लेने लगा था। दरअसल जैसे ही मैं उस छोटे से कमरे के दरवाजे पर गया तो मैं देखता हूं कि वहां पर एक टेबल पर एक आदमी की लाश पड़ी हुई है और वह जो औरत थी वो उस आदमी की लाश को एक बड़े से हथियार से काटने को लगी हुई है। वो उस वक्त उस आदमी के एक पैर की जांघ को काट रही थी और उस जांघ का मांस निकालकर एक पॉलीथीन में डाल रही थी। शायद उस वक्त मेरे लिए ही उस आदमी की जांघ का मांस उस थैली में डाल रही थी।
अब उस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा डरावनी बात तो यह थी कि वह औरत एक आदमी की लाश को काट रही थी, और दूसरी चीज यह कि वो आदमी कौन था जो वहां पर मरा हुआ पड़ा था और जिसको वह औरत काट रही थी। इसके साथ ही मेरे लिए सबसे ज्यादा डराने वाली दूसरी बात यह थी कि उस वक्त उस औरत का हुलिया पूरी तरीके से बदल चुका था। यानी कि जब मैंने उसको पहली बार देखा था और जिस रूप में वह मुझे यहां तक लेकर आई थी, उस वक्त उसका जो रूप था अब वह पूरी तरीके से बदल चुका था। अब उसका रूप वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अब वह बहुत ही ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही थी। जिस वक्त वह उस आदमी के पैर को काट रही थी, उस वक्त उसका चेहरा मेरी तरफ ही था, लेकिन उस वक्त उसका ध्यान उस आदमी के पैर को काटने में लगा हुआ था और वह नीचे देख रही थी। लेकिन जैसे ही डर के मारे मेरी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं, तो वहां पर उस बेसमेंट में मेरी उन सांसों की आवाज गूंजने लगती है। और शायद उसने मेरी उन सांसों के तेज तेज चलने की आवाज को सुन लिया था, और उस आवाज को सुनते ही वह अचानक से ऊपर की तरफ देखती है। यानी कि मेरी तरफ देखती है, और मेरी तरफ देखते ही पहले तो वह अजीब तरीके से चौंक जाती है और फिर एक ही पल में अचानक से मुस्कुराने लगती है। लेकिन जैसे ही वह अपनी गर्दन को उठाकर मेरी तरफ देखती है, तो मुझे उसका वह डरावना रूप, उसका वह डरावना चेहरा दिखाई देता है, और उसको देखकर अब मैं पहले से और भी ज्यादा डर गया था। मुझे यह चीज समझ में आ गई थी कि यह कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि यह कोई बहुत ही भयंकर और डरावनी चीज है, क्योंकि उस वक्त उसका एक तो वह रूप इतना ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था,